हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट एनालिसिस वीकली एनालिसिस के पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ जो चल रही है, जो कि वीकली आपके पास आ रही है, इसका फर्स्ट पार्ट किया गया था, सेकंड पार्ट है ये। उसका बेसिक मुद्दा यानी कि बेसिक मोटिव यही है कि आपको एक जगह संगठित फॉर्म में, एक जगह कंप्रेस फॉर्म में जो भी रिपोर्ट्स की न्यूज़ बनती है, जो भी इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ और इसके द्वारा आप तक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यानी कि जो सीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, प्रशासनिक सेवा स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी न्यूज़ जो पीआईबी, स्पेशली पीआईबी की जो वेबसाइट से आती हैं, वो सब आप तक पहुंचाई जाएँ। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की न्यूज़ जो आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छा, अगर कई कई ऐसे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यूज़ कलेक्ट कर लेते हैं या उनको पता होता है कि चलो वेबसाइट से न्यूज़ कलेक्ट करनी है, बट ये नहीं पता होता वो कौन से एग्ज़ाम, मतलब कौन से सेक्शन के लिए, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनके क्या नोट्स होंगे, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आगे बातचीत के और डिले करते हुए। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं हाइलाइट्स दूंगा कि कौन कौन सी न्यूज़ ली है, उसके बाद उनको डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पहली न्यूज़ ली गई है, कवरेज ऑफ पीएम वन धन योजना प्रपोज टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम करंट 18,000 एसजीएस, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, टू 50,000 वन धन एसएचजीएस, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं। कवरेज ऑफ ट्राइबल गैदरर्स टू बी इंक्रीज, जो सरकार ने टारगेट किया है कि जो ट्राइबल गैदरर्स हैं उनको बढ़ाया जाए, 3 फोल्ड कहाँ तक कर दिया जाए, उनका 10 लाख तक कर दिया जाए। जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये केवल न्यूज़ है, इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको आगे मिलेगी। पीएम वन धन योजना, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि मौजूदा 18,000 से बढ़ाकर 50,000 तक करने का उनका टारगेट है, ठीक है, जिसको बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ में आपको दिखेगा यहाँ पर कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक सहकर स्कीम लॉन्च की है ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एक है इनिशिएटिव, जो कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को विशेष पहल सरकार मित्र इंटर्नशिप कार्य पर योजना का शुभारंभ किया है। अच्छा देखो, एक और फायदे की बात यहाँ पर ये कि आप देख रहे होंगे कि सारी न्यूज़ की हिंदी इंग्लिश लिखी हुई है। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि जो भी बच्चे, जो भी एस्पायरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये डिमांड होती है कि हमें दोनों भाषाओं में मिल जाए, तो उनके लिए ईज़ी करने के लिए, आसान करने के लिए ये काम किया गया है। और उसके बाद तीसरी न्यूज़ है, EESL और USAID ने अनाउंस किया है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव। ये भी आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट, प्रेसिडेंट ने, जो राष्ट्रपति ने ग्रामीण भारत होते हैं, रूरल और इंडियन एग्रीकल्चर, उनके लिए उन्होंने एक उद्देश्य से बढ़ावा देने की, अध्यादेशों को बढ़ावा देने की जारी किया है। 2 अध्यादेश हैं, वो 2 अध्यादेश क्या है आपको आगे अभी बताया जाएगा। उसके बाद अर्बन फॉरेस्ट स्कीम जो है वो 200 नगर वन अक्रॉस द कंट्री 5 सालों में विकसित करने का उन्होंने योजना बनाई है। उसके तहत क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या स्कीम की जो धारणाएं हैं वो सारी आपको बताई जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद सिक्स्थ न्यूज़ जो यहाँ पर ली है वो है सेविंग बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता को बचाना, वो भी वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट के प्रभावकारी निपटान के जरिए जैव विविधता का संरक्षण करना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है 5 जून को, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ली गई है। तो अब यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आपसे एक उम्मीद यहाँ पर यही की जाती है कि आपके हाथ में पेन होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिले, वो आप उसको पॉइंट करते हैं। देखिए, पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा, मगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आप नोट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रह जाता है सिर्फ सुनने के बजाय। तो जो सीरियसली एस्पायरेंट जो देख रहे हैं, वो नोट ज़रूर करें न्यूज़ को, एटलीस्ट उनके हाइलाइट्स नोट करें, जिससे कि वो कंप्लीट हो पाए। चलिए शुरू करते हैं डीप एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। पहली न्यूज़ है, कवरेज ऑफ पीएम वंधन योजना प्रपोज टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम द करंट 18,000 टू 50,000 वंधन कवरेज। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको 18 से 50,000 तक बढ़ाने की। कवरेज ऑफ ट्राइबल गैदरर्स टू बी इंक्रीज टू 3 फोल्ड 10 लाख। जो ट्राइबल गैदरर्स हैं उनको कितना बढ़ा दिया जाएगा, 10 लाख तक। अब ये जीएस पेपर 2 के जो मतलब सब सेक्शन में आता है, उसमें
ये किस पार्ट को कवर करता है? तो जीएस पेपर 2 के सब सेक्शन में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंट्रल एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स, ये जो आपका ये पॉइंट है इसके तहत ये न्यूज़ कवर होती है। तो यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हों। तो देखें इसमें ज़रा है क्या न्यूज़ में। इस न्यूज़ में कंटेक्स्ट है कि उनको एक तरह से टैकल करना है अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, जो लगातार निरंतर जो क्राइसिस आती हैं नेचर की, उनसे कॉम्बैट करने के लिए चैलेंजेस थ्रोन बाय, जैसे कोविड-19 आया या कोई इस तरह की आपदा आई, अम्फान आया, कोई तूफान आया, उस तरह से। फिर उसके बाद डिफरेंट इनोवेटिव अप्रोचेस क्या-क्या हो सकती हैं। वन सेगमेंट दैट हैज़ बीन सीवियरली इम्पैक्टेड, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव पड़ा है ड्यूरिंग ऑनगोइंग क्राइसिस हैज़ बीन द ट्राइबल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ अंदाज़ा मिलेगा इस पूरी न्यूज़ से कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हुई है, सबसे ज़्यादा आहत हुई है। इन सच अ सिनेरियो दी वंधन स्टार्टअप, अब वंधन स्टार्टअप जो है उसमें क्या करेंगे, ये एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड द्वारा। ट्राइफेड क्या है इसके बारे में मैंने पूरे पॉइंट्स यहाँ पर देखो, इस पूरे वीडियो का फ़ायदा बस यही आपको है कि आपको कोई भी जो मेन बेसिक चीज़ आई ना, उसको आपको जाके फिर अब गूगल नहीं करना पड़ेगा, वो आपको पूरा यहीं पर एक साथ मिल जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं उन्होंने एक सोर्स बनाया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, जो भी ट्राइबल गैदरर्स होते हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाते हैं। वो अब ये वन धन है, इसका मतलब ही जो है वन से रिलेटेड है, उसमें भी वन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइबल अफेयर्स। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ऑल्सो दी होम बाउंड लेबर एंड आर्टिसन, उसमें कई ऐसे भी होते हैं जो कि होम बाउंड लेबर्स होते हैं, घरों में रहते हैं, लेबर का काम करते हैं, और साथ ही साथ आर्टिसन भी होते हैं, यानी कि कुछ क्राफ्ट वर्क भी कर सकते हैं। क्राफ्ट के अलावा जैसे कोई ऐसी चीज़ भी बना सकते हैं जिससे वो उसको एक्सपोर्ट करें और अपने भी लिए काम आ सके। अब ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इन्होंने इसको इतना कर दिया था इसलिए न्यूज़ में थी, जो ऊपर बताया अभी आपको। उसमें हाईलाइट में क्या है, ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ट्राइफेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें क्या है, 18 इंटर्न होंगे टू बी कॉल्ड मिनिस्टर्स इंटर्न, ये मिनिस्टर के इंटर्न होंगे। इंटर्न मतलब जो उसके लिए काम करते हैं, फ्रॉम सम ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल मैनेजमेंट। आपको पता है हमारे देश में विभिन्न रूरल मैनेजमेंट की संस्थाएं हैं जहां से जो 18 इंटर्न हैं वो काम करेंगे सामाजिक कार्य के लिए। उसके अलावा सोशल सर्विस ऑफ द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन द वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें सोशल सर्विसेज के भी देश के विभिन्न जगहों से लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। उसके बाद है दीज इंटर्न्स हैव बीन सेलेक्टेड टू इनहैंस, ये बढ़ावा देने के लिए इंटर्न किए इन्वॉल्व किए गए हैं, द आउटपुट ऑफ द वन धन प्रोग्राम टू मेक द ट्राइबल पॉपुलेशन सेल्फ रिलायंट, जिससे कि ट्राइबल पॉपुलेशन क्या हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए। इसका अर्थ होता है वो किसी पर आश्रित ना रहे, वो अपने ही अपने अनुसार अपने अपने ऊपर निर्भर होकर आत्मनिर्भर, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने भी करी थी, आत्मनिर्भर बनने की बात को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे अगर बात करें कि दे विल सपोर्ट दी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो आपको ट्राइफेड की बात मैं बता रहा था वो है क्या, ये थोड़ा यहाँ पर इसको आप मार्क कर लेना, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड है। इसकी एक्टिविटीज़ हैं जो लाइवलीहुड प्रमोशन होता है, मतलब आप जीविका को बढ़ाने के लिए जो प्रमोशन करते हैं उससे जो मार्केटिंग से संबंधित होता है। अब उसमें आप जीविका को बढ़ाने के लिए यदि कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रमोट भी करना आपका ही धर्म है, कर्तव्य है। और क्रेडिट लिंकेजेस उससे जोड़ने के लिए कैसे उसमें पैसे मिलें, कैसे उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आ सके, इससे रिलेटेड दे विल डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स ऑन द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मैकेनिज्म फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ जस्ट प्राइस और प्रोड्यूसर प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें दूसरी चीज़ जो आपको पता चलेगी, वो कई तरीके के ऐसे रास्ते बनाएंगे, ऐसे सोर्सेज निकालेंगे जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का जो कि उनके साथ ही साथ उनके प्राइस जो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लाते हैं, कलेक्ट करते हैं वन में, भाई गैदरर्स होते हैं, लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, उससे संबंधित जो चीज़ बनेगी अब उसका प्राइस भी डिटरमाइन करना ही उनका पार्ट होता है। ये ट्राइफेड की मदद से आगे बढ़ पाएंगे। तो अब इस योजना में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री वन धन योजना, प्रधानमंत्री आदिवासी उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासी आय में सुधार। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिल जाती है मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि जो आदिवासी की आय होती है उसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा की गई एक पहल है। ये बहुत आसान लाइन है, मेरे ख्याल में सबको समझ में आ रही होगी, इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आनी चाहिए कि जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्राइबल जो लोग होते हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए स्कीम में कहीं ना कहीं जोर दिया है।
उसके अलावा सामाजिक के आर्थिक विकास एवं वन धन का समुचित उपयोग, मतलब वहाँ का जो वन धन है, एक्चुअली जो उसमें वन धन है उसको कैसे उपयोग करने के लिए जनजातीय समुदाय की क्षमता का उपयोग, मतलब उनके अंदर जो कैपेसिटी है उसका फुल पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देश के विकास हेतु करने से के एक उद्देश्य से योजना का संचालन किया गया है। इसको इसीलिए शुरू किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल 2018 को योजना की पहल की गई थी। ठीक है, स्थापना छत्तीसगढ़ से हुई थी। ये एक पॉइंटेड पॉइंट है आपके लिए स्टैटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से। बीजापुर जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसमें 300 युवाओं और कौशल विकास की ट्रेनिंग दिए जाने की प्रावधान किया गया था। 300 युवाओं को कौशल विकास, मतलब जो युवा होते हैं वो कैसे विकास कैसे डेवलप करें, उन सारी चीज़ों पे भी जोर दिया गया था। योजना के अंतर्गत जनजातीय युवाओं को इमली, महुआ, भंडारण, कलौंजी की साफ सफाई एवं पैकेजिंग की ट्रेनिंग देने के साथ ही प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई जो यूनिट होती है एवं फसलों के मूल्य वर्धन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अब ये सारी चीज़ हो गई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं सीधे यहाँ पर बढ़कर। ट्राइफेड है किसके अंडर काम करता है ये? आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इज गोइंग टू फोर्ज पार्टनरशिप, इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। इसमें रितु बेरी की डिज़ाइन जो है वो प्रमोट की जाएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने मेंस में आंसर में नोट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है कि मिस बेरी है वो क्या करेंगी? विल बी द चीफ डिज़ाइन कंसल्टेंट फॉर द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये हमारे जो देश के ट्राइब्स हैं उनके लिए चीफ कंसल्टेंट बनेगी। प्रधानमंत्री वंदन योजना इज मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट लिंक्ड है ये, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसमें अपने आप को मजबूत बनाएंगे और वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसमें 27 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन है पूरे देश भर से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आपको यहाँ पे मिल सकती है तो ये है कि ये इनिशिएटिव ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड के द्वारा है। ये आपको पॉइंट ज़रूर लिखना होगा आंसर लिखते समय। और ये 2018 में लॉन्च कर दी गई थी। अभी इसमें आगे चेंजेस लाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें इनकम को बढ़ाने का प्रावधान है। स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू, ये तो आप समझी गए कि नोडल डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पर ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। और स्टेट लेवल पर स्टेट एजेंसी होंगी जो MFPS पे काम करेंगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं वो इसमें एनविसेज किए जाएंगे कि वो रोल प्ले करें इंपॉर्टेंट, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सके स्कीम का ग्रास रूट लेवल पर। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। ये ट्राइबल आप यहाँ तक पूरा पढ़ लेना, ये सारी न्यूज़ आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है। जो ऊपर मैं अभी इंग्लिश में बता रहा था वही यहाँ पर कि हनी, गम, करया, महुआ, फ्लावर, लैक कल्टीवेशन, है ना, दोना, पत्तल मेकिंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अगर आप आंसर में ये सारे पॉइंट लिख देते ना, चाहे इंग्लिश हिंदी जो भी बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी ये न्यूज़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको पूरा आप पढ़ लेना। फिर न्यूज़ ट्यू का है सेकेंड न्यूज़ क्या है? न्यूज़ सेकंड जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने एक सहकर मित्र भी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। ये भी क्या है इसको भी समझते हैं ज़रा। इसमें देखो आप देखने को मिलेगा कि आत्मनिर्भर जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, जो आत्मनिर्भर वाली बात की थी मोदी जी ने, उस पे सबसे पहले एम्फोसाइज किया जा रहा है लोकल फॉर वोकल, ठीक है। ये स्कीम जो बात करेगी कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीरीज ऑफ इनिशिएटिव इसमें लिए जाएंगे। मतलब कई सारे कतार में ऐसी चीज़ें ली जाएंगी जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इकोसिस्टम थ्रू कैपेसिटी, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको सुधारने के लिए भी इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कहीं कहीं ना कहीं बात जो अपनी एक ओनरशिप वाली बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है कि वो भी इसमें लिया जाएगा। इसका एम क्या है? सहकर जो मित्र स्कीम है ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करेगी न्यू और इनोवेटिव आइडियाज ऑफ यंग प्रोफेशनल्स वाइल द इंटर्न्स विल गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड टू बी सेल्फ रिलायंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट है वो यही है कि सहकर मित्र योजना सरकारी संस्थानों, जो सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें युवा जो प्रोफेशनल होते हैं उनके अंदर जो भी अभिनय है, उनके अंदर जो भी विचार हैं नए तरीके के, उनको उभारने में मदद करेगा। और इंटर्न जो होंगे उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए फील्ड में काम करने का अनुभव भी प्राप्त होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। ये न्यूज़ में थी क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर द्वारा। और ये इनिशिएटिव NCDC द्वारा लिया गया है, ये भी आपको बता दिया मैंने। अर्लियर गवर्नमेंट ने इसके पहले कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? तो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप, याद रखना। आप अगर चाहो आंसर लिखते समय अगर आप ट्यूलिप का वर्णन कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं सहकर मित्र वाली स्कीम से रिलेट हो जाएगी और इससे आंसर चेक करने वाले को ये भी पता लगेगा कि आपको उसकी पूरी जानकारी है, ठीक है। हम मेंस के लिए कुछ हाइलाइट्स दे दिए मैंने यहाँ पर। इसमें कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस होगा आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए और यंग प्रोफेशनल्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। दिस विल प्रोवाइड यंग प्रोफेशनल एन अपॉर्चुनिटी
तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। जो FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, वो भी स्टेट में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द लाइन विद द आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकल फॉर लोकल। इससे वोकल फॉर लोकल पर मदद मिलती है। इसमें एक एलिजिबिलिटी देख लो कि जो वोकल फॉर लोकल बनाएंगे, मतलब कि सेल्फ रिलायंट बनाएंगे उन लोगों को, वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये एक बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होंगे वो किसी भी डिसिप्लिन के हों, सच एज एग्रीकल्चर हो या एलिड एरियाज हो, IT के हों। तो अब देखो, चाहे कृषि से संबंधित ग्रेजुएट हुए हों, ग्रेजुएशन किया हो, एलिड एरियाज या कि IT से रिलेटेड हो, तो उनको भी एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया में शामिल किया जाएगा। और जो परस्यू कर रहे हैं या MBA वगैरह एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस से जो MBA करते हैं, कोऑपरेशन से, फाइनेंस से, इंटरनेशनल ट्रेड से, फॉरेस्ट्री से, रूरल डेवलपमेंट से, याद रखना ये एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें कौन देगा, मतलब पैसा कौन लगाएगा भाई, सीधी बात है। NCDC हैज़ डेजिग्नेटेड फंड्स फॉर द पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम अंडर विच ईच इंटर्न, मतलब हर इंटर्न को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। कितने टाइम के लिए? 4 महीने के लिए। यहाँ ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है 4 महीने वाला इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट की ही तरफ से है। इस स्कीम में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को एक्सेस मिलेगा इनोवेटिव आइडियाज ऑफ यंग प्रोफेशनल वाइल द इंटर्न्स विल गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड टू बी सेल्फ रिलायंट। वो जो ये तो ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, उसका एक पार्ट है, सब पार्ट है, तो उसको आप अपने पॉइंट में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर सारे सेम पॉइंट हैं जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसमें फॉर्मेशन कब हुआ था NCDC का? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ये सब तो सिंपल है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। स्टैटिक वगैरह भले पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट नहीं होता उतना। फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्लानिंग, प्रमोटिंग प्रोग्राम्स, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सारे इनके बारे में लिखा हुआ है। ये पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस NCDC के बारे में एक लाइन लिख दोगे तो बाकी आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको मेन ध्यान देना है कि वो स्कीम क्या है। NCDC तो उनका सब पार्ट है। कोऑपरेटिव्स क्या क्या हैं? तो कोऑपरेटिव में आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक ऑटोनोमस एसोसिएशन होता है पर्सन का, और यूनाइट करते हैं वॉलंटरी, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से काम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर प्रोविज़न क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड जो 97th अमेंडमेंट है, यानी कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ही प्रोविज़न जुड़ जाता है भारत के संविधान से संबंधित कोई भी चीज़, तो अपने आप भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव वर्किंग इंडिया, ये याद रखना। 97th जो अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, उसने ऐड किया था पार्ट 9B के अंडर, ठीक है, म्यूनिसिपल्स में। म्यूनिसिपल के हेड में आप पढ़ोगे जाके लक्ष्मीकांत किताब में, तो आपको मिल जाएगा ये। दी वर्ड कोऑपरेटिव वॉज यूज्ड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन, जो ये वर्ड है कोऑपरेटिव, ये यूज़ किया गया था। फिर न्यू आर्टिकल है 43B वॉज एडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो चैप्टर है उसमें भी आपको आर्टिकल 43B में ये मिल जाएगा, प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NCDC का ये काम हो गया, ये पता चल गया। इसमें गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए एकेडमिया, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी को लिंक करेगी, ये भी हो गया। और इंडिया नीड्स टू लर्न, इंडिया कहाँ से सीख सकता है? इंडिया सीख सकता है जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन जैसे मॉडल कहाँ काम करते हैं, चाइना, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, सिंगापुर, ठीक है, उनसे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आ जाते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ पर। थर्ड न्यूज़ बात कर रही है EESL USAID, ये एक उन्होंने साथ में आकर आगे बढ़ाने का काम शुरू करा है, मतलब एक तरह हाथ मिलाया है। किससे? GS पेपर 3 के लिए पहले तो वैसे इंपॉर्टेंट है, हेल्दी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, वो अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी जोर दिया गया है। ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप की गई। इसमें एक जॉइंट वेंचर किया गया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, US के साथ, US एजेंसी के साथ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID मैत्री प्रोग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैत्री प्रोग्राम ये कि हेल्थ और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग के अंडर सबसेक्शन में ये लॉन्च की गई है। ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। ये वर्क प्लेस को हेल्दी और ग्रीन, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं एनर्जी को सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना और उसको बढ़ावा देना, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें हाइलाइट्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया था हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव एनवायरनमेंट डे के दिन पर। इसमें है क्या क्या? इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट, याद रखना क्या क्या पॉइंट है। जॉइंट एफर्ट है EEASL का और US एजेंसी का, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये पार्ट USAID की मार्केट इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है
मैत्री मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, याद रखना ये प्रोग्राम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एम है कि कुछ ऐसे तरीके रास्ते निकाले जिससे कि हमारा जो काम करने की जगह है उसको हेल्दी और ग्रीन बनाया जाए। ठीक है, उसमें किस किन चीज़ों को एड्रेस किया गया था, जो चैलेंजेस फेस करते हैं रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। जो आप देखते होंगे जो पुराने ज़माने मान लो बिल्डिंग बनी है वो इस तरीके से बनी कि वहाँ एयर कंडीशनिंग सिस्टम है या कुछ ऐसी दिक्कत है जिससे कि प्रॉपर एयर कंडीशनिंग नहीं हो पा रही है या एयर नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर, उससे भी हेल्थ को एनर्जी एफिशिएंट नहीं बना पाती या प्रॉब्लम होती है, तो उसको दूर करने की बात की जाए। तो मैत्री आप समझ गए क्या था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है बता दिया। इस हेल्दी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल का भाग रूप ने अपने कार्यालयों में इसे संरचना में लागू करने का नेतृत्व प्राप्त किया। इसमें जो निदेशक है सौरभ कुमार, उन्होंने ये बातें बोली। इनमें क्या क्या था, मौजूदा इमारत जो है वातानुकूलन जो प्रणाली को फिर से तैयार करने की चुनौतियों का समाधान कर रही है। अगर उनको फिर से अगर तैयार किया जा रहा है, जो उनका मसौदा है उसमें यही लिखा है, जिससे कि वो स्वच्छ ऊर्जा कुशल दोनों बन सके, मतलब स्वच्छ ऊर्जा मिले उनको और वो ऊर्जा कुशल हो। हमें उम्मीद है कि पायलट योजना अन्य इमारतों को स्वच्छ और ऊर्जा कुशल बनाने में उचित कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। भारत बहुत लंबे समय से हवा की खराब गुणवत्ता चिंता का विषय रहा, याद रखना। भारत एक बहुत खराब हवा रहती है यहाँ पर, आपने देखा होगा गाजियाबाद का नाम आता है, कोविड के महामारी में इन्होंने एक महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, जैसा कि लोग अपने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वापस जाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो अब तंदुरुस्ती, सुख साधन, उत्पादकता और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ आंतरिक हवा की गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक हो गया है। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा कि योजना पूरे देश में अन्य इमारतों में इसका उपयोग करने के लिए विशेषताओं को विकसित करके इस समस्या का समाधान करेगा। साथ ही विभिन्न प्रौद्योगिकियों में, मतलब जो इंस्टीट्यूट हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनमें प्रभावशीलता और लागत लाभों और उनकी वायु गुणवत्ता, सुख साधन, ऊर्जा के उपयोग पर लघु और दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करके सहायक साबित होगा। ये मतलब हेल्पफुल साबित होगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ न्यूज़ पर आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ न्यूज़ में प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है 2 ऑर्डिनेंसेस का। उनका एम क्या था, बूस्ट करना रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर को। ये जीएस पेपर 3 मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड न्यूज़ है आपकी। इसमें फिर से भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या क्या जोर दिया है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि राष्ट्रपति ने जब ग्रामीण भारत और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से अगर 2 अध्यादेश जारी किए हैं, तो अध्यादेश जारी करना इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और हमारे इसमें जो एस्पेक्ट है, मतलब जो जीएस पेपर 3 का मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हुआ क्या, इन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाएं, फार्मर्स का पार्ट आत्मनिर्भर बनाया जाए उनको। इंडिया के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने 2 ऑर्डिनेंसेस पास किए। वो ऑर्डिनेंसेस क्या हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनेंस है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट मिल गया। ये जॉब क्रिएशन, मतलब जॉब क्रिएशन का मतलब है कहीं ना कहीं आपको जब जीविका मिलेगी, आय बढ़ेगी, तो उससे कहीं ना कहीं आप काफ़ी चीज़ें कर पाओगे। उसके बाद इकोसिस्टम बनेगा जहाँ पर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स एंजॉय करेंगे चॉइस रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। मतलब भाई जब पैदावार होगी, अगर ये फार्मर को छूट दे दी जाए कि वो कहाँ बेचे और कितने दामों में बेचे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अभी तक होता क्या है कि जो एक कम से कम दामों में, मिनिमम दामों पर खरीद करके उसको बाकी हायर दामों पे आगे बेचा जाता है, तो उसमें फ़ायदा किसानों को नहीं हो पाता। आप समझ ही रहोगे ये बात को। तो ये जो 2 ऑर्डिनेंसेस हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन वाला, ठीक है, ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा, इट विल प्रमोट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटरस्टेट। अब देखो, ये एक ऐसा पारदर्शिता लाएगा, एफिशिएंट, बहुत ही इफेक्टिव ये प्रमोशन है। बैरियर फ्री इंटरस्टेट, मतलब जो 2 स्टेट्स में अगर जाने के लिए कोई बैरियर ना हो। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रेमाइसेस ऑफ द मार्केट्स, जहां पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाहर भी, और डीम्ड मार्केट्स में भी नोटिफाई किया जाए अंडर वेरियस स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट लेजिस्लेशन, जो कानून बने हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डिनेंस विल प्रोवाइड अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का नाम आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि जो ई ट्रेडिंग वगैरह हो रही है ना, और उसके बाद वेबसाइट पर जाकर वो पता करेंगे कहाँ पर उसकी कितनी सेल है, कितना प्रोड्यूस भेजना है, वो डायरेक्टली वहाँ से उसको इसमें सरकार भी उनकी मदद करेगी। सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है जिससे कि वो
ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकें। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जब जहाँ जितनी आवश्यकता है उसको वहाँ पे जाके बेचें। दूसरा, इंटर स्टेट में बेचने के लिए उनको पाबंदी है। भाई जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा राज्य है जो किसी पर्टिकुलर खा एग्रीकल्चर में कृषि के भाग को उगाता ज़्यादा है, दूसरे भाग में दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है, तो उसमें आयात निर्यात निर्यात करते समय इतनी पाबंदियां न लगाई जाए जिससे कि वो उनको सही प्राइस ना मिल सके। खास करके इसमें मिडलमैन जो फ़ायदा उठा ले जाते हैं उनको मिलने के बजाय इसमें किसानों को भी फ़ायदा मिले। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है उसमें है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। एम्पावरमेंट मतलब उनको संरक्षण दिया जाए, उनको उनको बचाया जाए। अग्रीमेंट ऑन द प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इसमें क्या होगा? इट विल प्रोवाइड फॉर अ नेशनल फ्रेमवर्क ऑन फार्मिंग अग्रीमेंट्स। ये एक हेल्प मदद पहुंचाएगा फार्मिंग अग्रीमेंट्स को। क्या मदद पहुंचाएगा कि ये एम्पावर करेगा फार्मर को एंगेज करने में विद एग्री बिजनेस फर्म्स। भाई जो एग्री बिजनेस फर्म्स होते हैं उनसे डायरेक्ट टच में आए वो, processors, wholesalers, exporters on large retailers for farm services and sale of future farming produce। आप एक बात बताओ, अगर आप उनको किसानों को ये हेल्प मिल जाए कि वो अपने हिसाब से बेचें अपने उपज को, फसल जब वो काटते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बढ़ोतरी मिलेगी। देखो हर बार सरकार, और ये कई आपने न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे, जो मध्यम वर्ग है, अगर वो मध्यम वर्ग को यानी कि पर कैपिटा इनकम को अगर इम्प्रूव करने की बात करी जाए तो हमारा देश भी जापान और साउथ कोरिया वाली कैटेगरी में आ सकता है। कैसे? जब आप पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करने की बात करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं देश, आप ओवरऑल ग्रेड्स की बात करते हैं, ओवरऑल आप रेट्स की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, मगर पर कैपिटा इनकम को भी इम्प्रूव करने की बात की जाए, इस प्रकार के कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। देखो फिर आगे यहाँ बात होती है कि remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith or incidental thereto। तो उससे संबंधित जो भी उनको पैसा दिया जाएगा वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाए, और उससे संबंधित जो भी मैटर हो उन सबको बहुत ही पारदर्शिता उसमें लाई जाए। अब इसमें हिंदी वाला भी पार्ट है, इसको आप पढ़ सकते हो, मैं इसकी एक लाइन पढ़ के आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसको समझ लेना जो हिंदी वाले स्टूडेंट है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, ये दो चीज़ें इसमें हैं, मतलब जो प्रोवाइड करनी। सेकंड ऑर्डिनेंस, दो है ना ऑर्डिनेंस, एक में आपको पता था ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस वाला, कॉमर्स वाला, और दूसरा ये संवर्धन और सुविधा वाला, ठीक है, कि जिसमें तंत्र का निर्माण करेगा जहां किसानों व्यापारियों को किसान की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। मतलब आप एक बात बताओ, जब कोई व्यापारी है, किसान की उपज उसने की और बिक्री और खरीद जो भी उसको बेचना है या खरीदना है, उसमें अपनी पसंद की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, मतलब अपने मन से करे वो, जिसमें प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार प्रणाली जो है उसके माध्यम से परिसार्मिक मूल्यों की सुविधा देता है। ये विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार कानूनों के तहत अधिसूचित वास्तविक बाजार परिसरों या जिनके बाजार बनाए जाएगा उनके बाहर किसानों की उपज कुशल, पारदर्शी व बाधा रहित अंतरराज्य, अभी ऊपर बताया था उसकी हिंदी है, पूरी पढ़ लेना, ठीक है। हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं फिफ्थ न्यूज़ की तरफ। तो देखो फिफ्थ न्यूज़ लिखी है कि अर्बन फॉरेस्ट स्कीम टू डेवलप 200 नगर वन अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years। ये भी आपका एनवायरमेंट सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ये इसका सबसेक्शन है जिसके तहत ये न्यूज़ आती है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 200 नगर वन बनाने की, इसमें है क्या, क्या होगा, 200 नगर वन क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अनाउंस किया था अर्बन फॉरेस्ट स्कीम में कि 200 नगर वन बनाएंगे 5 साल में। इससे होगा क्या, ये मदद करेगा ओल्ड एज ट्रेडिशन ऑफ वेल विलेज फॉरेस्ट इन सिटीज़। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो हमारे शहर हैं, हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं, अगर हमारे शहरों में जो गांव में जिस प्रकार की नीतियां होती हैं या जिस प्रकार के ट्रेडिशन चलते हैं, जो वहाँ का एक एक तरीका है, अपना तौर तरीका जो अपनाते हैं, यदि मैं बात कर रहा हूँ विकास को उसके समकालीन रखते हुए, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर विकास उसमें समकालीन हो, समकक्ष हो उसके, और साथ ही साथ उसमें ऐसी जो जैसे हरित विकास की बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, तो ये हमेशा गाँव से जुड़ा रहता है। गाँव में आपको पता है प्रदूषित हवा नहीं मिलती आपको, तो ये अगर सारी चीज़ें इसमें लाई जाए। अब इसमें देखो सबसे बड़ा है क्या, वन को प्राचीन परंपरा को, शहर जो शहर हैं उनको गांव के वन की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करेंगे, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था। तो इस वाली लाइन से जो वाई न्यूज़ लिखा है ना, इस वाली लाइन से आपको ये पूरी बात पता चल जाएगी कि ओल्ड एज ट्रेडिशन में विलेज फॉरेस्ट का क्या रोल होगा सिटीज़ में। चलो ज़रा देखते हैं एक बार। 5 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। इसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर, नेचर का समय है। इट वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है, बायोडाइवर जैव विविधता पर सारा फोकस था।
हम लोग को क्लियर है। इसमें क्या था, फॉरेस्ट विल वर्क एज लंग्स, ये एक तरह से फेफड़ों का काम करेगी। जो भाई आप समझो, फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए फेफड़ों का काम क्यों करेगी। आपने देखा होगा टीवी पर ऐड वैड आते हैं इतने सारे, जहाँ पर देखते हैं कि आप सिगरेट वगैरह स्मोक ना करें, तम्बाकू का सेवन ना करें, इससे क्या है आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, और फेफड़े खराब होने से क्या होगा कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये फॉरेस्ट क्या है भाई, आप पेड़ काटोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे, इससे क्या होगा, ये फेफड़े खराब करने जैसा ही है। क्यों? क्योंकि आप सारे टाइम ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहोगे और CO2 की मात्रा बढ़ती रहेगी। वो जैव विविधता को कहीं ना कहीं ख़त्म करेगा, और साथ ही साथ हमारे देश में, पूरे पूरे विश्व में ही कह लीजिए कि क्लाइमेट को बहुत बुरी तरह से प्रदूषित करेगा। शहरी वनों पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक विवरणिका का विमोचन और नगर वन योजना की घोषणा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि वन शहरों के फेफड़े के रूप में काम करेंगे। मुख्य रूप से शहर की वन भूमि पर या स्थानीय शहरी निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली जगह पर होंगे। इस वर्ष की थीम है, जो थीम है उसके हिसाब से विविधता पर ध्यान देना। अब आपको पता है जैव विविधता पर ध्यान, बायोडायवर्सिटी पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम फॉर नेचर पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधान नियम यह है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा लाइन है ये, आप अपने एग्जाम में एज इट इज यूज करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। मैं आपको कहीं लिख कर दे सकता हूँ ये एग्जैक्टली ये लाइन जो कोर्ट में लिखी है यहाँ पर। पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान आज एक फिल्म प्रदर्शित की, उन्होंने एक फिल्म भी दिखाया जिन्होंने दिखाया गया स्थानीय निकाय के साथ मिलकर की गई पुणे वासियों की पहल, जिसमें 16.8 हेक्टेयर बंजर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वह हरे भरे जंगलों में बदल दिया गया उनको। फिर ये जंगल पौधों की 23 प्रजातियों ने 29 पक्षी प्रजातियों को, 15 तितली प्रजातियां और 10 सरीसृप प्रजातियां, जिसमें 3 स्तनपायी मैमल होते हैं प्रजातियों के साथ जैव विविधता से समृद्ध है। ये शहरी वन परियोजना अब पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं दोनों की पूर्ति करते हुए पर्यावरण संतुलन, मतलब उसको एक बैलेंस बनाने के लिए मदद करेगा। इसमें शहरी वन अब देश के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल का काम करेंगे। शहरी वन, आप खुद सोचो ना, शहरों को अगर वन के हिसाब से उसमें सोचो, अगर पेड़ पौधे लग जाएं, उसमें जो हवा है दूषित ना रहे, तो वो जैसे उन्होंने बताया लंग्स का काम करेंगे, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब ये पूरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि भारत की दुनिया में केवल 2.5% भूखंड, जो मतलब एंड जो लैंड का पार्ट है वो, उस पर मानव आबादी कितनी है, 16%। साथ साथ मवेशियों की आबादी और केवल 4% ताजा जल स्रोत, सिर्फ 4% है। सोचो, अनेक अवरोधों के बावजूद, मतलब ये सारे हिंड्रेंसेस हैं, दुनिया की 8% जैव विविधता विद्यमान है हमारे पास, जो विशाल जैव विविधता, मतलब बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी, उसको क्यों खत्म करें भाई हम। वो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने वाले भारतीयों लोकचारों का परिणाम है। ठीक, छठी न्यूज पे आ जाइए। ये सारी जो न्यूज बताई मैंने, ये लाइंस आप एज इट इज कॉपी करके यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। छठी न्यूज आपकी यहाँ पर आपको मिलेगी, सेविंग बायोडायवर्सिटी थ्रू इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। हर बार इसी बार पर ध्यान दिया जा रहा है, इस पर फोकस किया जा रहा है। चलो देखते हैं क्या हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, अपशिष्ट के प्रभावकारी निपाटन के जरिए जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसमें हुआ क्या पहले वो देख लो। एडवाइजरी जारी की है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, जो मंत्रालय है, ठीक है, इन्होंने जो अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक एडवाइजरी जारी करी, सीरीज ऑफ एडवाइजरी जारी की है। इसमें क्या होगा, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा जैव विविधता को बचाना है। इसमें क्या क्या है, 3 की एडवाइजरी रिलेटेड इंक्लूडिंग द एडवाइजरी ऑन द मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज MRF फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके द्वारा। दूसरा, एडवाइजरी ऑन लैंडफिल रिक्लेमेशन, जो लैंडफिल होते हैं आपने देखा होगा जगह जगह, उनको रिक्लेम करा जाए, उनको पूरा किया जाए। फिर दूसरा, ड्राफ्ट ऑन साइट एंड ऑफ साइट सीवेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आपको पता है सीवेज मैनेजमेंट को सुधारने के लिए बहुत समय से, बहुत लंबे समय से, कई सरकारों के समय से काम होता आया है। इसको पूरा करना भी इनकी प्राथमिकता मानी जा रही है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये जोर देते हैं, पर वैसे भी इस पर काम होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाईलाइट करने। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑल्सो रिलीज अ टूल किट, उन्होंने एक टूल किट जारी करी जिसमें क्या कहा, अ कम्युनिकेशन कैंपेन ऑन अ फेकल स्लज मैनेजमेंट टिल्टेड मालाशोर द डीमन ऑफ द डेफिका। इसका मतलब क्या है, विच एम्स टू हाइटन द रिस्क ऑफ परसेप्शन ऑफ फेकल स्लज।
ये जो फेकल स्लज होता है उसको उसका जो रिस्क होता है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर इसमें फोकस किया गया। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चल जाती है कि किस प्रकार से स्लज तो समझी गए होंगे ना, जो वेट मड होती है उसके लिए होता है, थिक सॉफ्ट मड वगैरह उसके लिए यूज होता है। इसमें कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये लीड कर रहे हैं कि दिस विल लीड टू इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ। इससे पब्लिक हेल्थ पे क्या फायदा होगा भाई? पब्लिक हेल्थ को कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें दूर करेंगे तो ऑब्वियसली फायदा होगा। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स। इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, आपको पता है कि वर्कर्स को लेकर तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हेल्प पहुंचाए। इसमें यूपी खास करके जो स्टेट है वो मनरेगा में इस समय नौकरी देने वाला टॉप पर स्टेट बन गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनटू फॉर्मल वर्कफोर्स जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, दिस विल ऑल्सो, इसमें क्या और क्या हेल्प होगी? क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स वेस्ट स्ट्रीम से। फाइनली नॉट जस्ट अ स्वच्छ क्लीन बट स्वच्छ स्वस्थ, देखो दो पॉइंट यहाँ पे, स्वच्छ ही नहीं बल्कि स्वस्थ भी, सशक्त भी, एम्पावर्ड भी, संपन्न भी, प्रॉस्परस भी, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट भारत बनेगा। ये पूरी लाइन एज इट इज कॉपी कर लो, चिपका देना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक 6 न्यूज़ हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जल्दी से प्रीलिम्स में कौन सी न्यूज़ हो सकती है एक ज़रा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ओवरऑल यहाँ पर 6 न्यूज़ आपको मेंस के पॉइंट से, यानी कि आप डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट से आपको मिल गई, और एक न्यूज़ आपको प्रीलिम्स के। इसमें प्रीलिम्स के लिए जो मैंने न्यूज़ ली है वो सिंपल है। इंडियन रेलवेज ने क्रिएट किया है बेंचमार्क, वर्ल्ड बेंचमार्क, जिसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन हाई राइज OHE इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्शंस में उन्होंने बनाया है, और ये चल भी रहा है, आपने देखा भी होगा। थ्रस्ट ऑन इनोवेशन, इनोवेशन पर उन्होंने कहीं जोर दिया है, स्पीड पर, कस्टमाइजेशन पर, और फ्रेट ऑपरेशंस पर। जैसे कि वो सामान वगैरह ढोने के लिए जो इंजन होता है वो डबल डेकर हो गया, डबल स्टैक, एक स्टैक के ऊपर दूसरा स्टैक। आपने डबल डेकर बस और ट्रेन देखी होगी अभी तक, बट अभी उन्होंने ये कैरियर वाली जो कैरिज होती है फ्रेट, उससे संबंधित बना दिया है। ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 20 जून के इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेड कितना ट्रांसपोर्ट किया है? 178.68 मिलियन टन ऑफ कमोडिटीज़ इसके दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है। मोर देन 32.40 लाख वैगन कैरीड सप्लाईज टू कीप द सप्लाई चेन फंक्शनल। उसको रोके ना, वो लगातार चलता रहे, इसके लिए उन्होंने कितना 32.40 लाख वैगन का सप्लाई कैरी फंक्शनल किया है। तारीख दी है, मोर देन 18 लाख वैगन कैरीज एसेंशियल कमोडिटी, इसमें 18 लाख से ज़्यादा वैगन का एसेंशियल कमोडिटी भी कैरी किया गया है। भारतीय रेल ने ऊंचाई विद्युतीकरण श्रेणी में एक डबल, ये तो हिंदी में है तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इस वीडियो में सारी चीज़ें देखी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें सारी जो न्यूज़ है आपको मिल गई होगी। उसके अलावा भी मैं आपकी हेल्प के लिए इसका PDF आपको दे दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।